नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एमपीसीएस। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वह जीएस पेपर 2 के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है, भारत म्यांमार संबंध। देखिए, अभी दैनिक जागरण में 29 जून को एक एडिटोरियल में जो लेख आया था, उसमें भारत और म्यांमार संबंधों के विषय में चर्चा की गई थी। इससे पहले एक खबर और भी आई थी जिसमें कि यह बताया गया था कि जयशंकर, श्री एस जयशंकर, जो कि भारतीय विदेश मंत्री हैं, उन्होंने म्यांमार के विदेश मंत्री से मुलाकात की और भारत की सीमा पर हिंसा को लेकर चिंता जताई। तो क्या कुछ है अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल में महत्वपूर्ण, क्यों है ये टॉपिक अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार महत्वपूर्ण, वह सभी हम चीज़ें देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो सबसे पहले आपको ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है। ये सारा पूर्वोत्तर भारत का आपको हिस्सा दिख रहा है। अब यहाँ पर ये सारा म्यांमार का हिस्सा है। अगर हम म्यांमार को देखें तो देखिए, ये जो कचिन प्रांत है, इसकी सीमा यहाँ चीन से लगती है। और उसके बाद अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो चिन प्रांत है, ये जो चिन प्रांत है म्यांमार का, ये वाला, ये भारत की सीमा से लगता है। तो ये आपने सबसे पहले बाउंड्री देख ली इस टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले। चलिए अब टॉपिक की डिस्कशन प्रारंभ करते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात क्या है कि म्यांमार के ऊपर अगर हम म्यांमार के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि म्यांमार में लोकतंत्र का संकट देखा जा रहा है, क्योंकि 1 फरवरी 2021 को जो निर्वाचित सरकार थी, वहाँ का तख्ता पलट कर दिया गया जुंटा के द्वारा। जुंटा क्या है? सैन्य शासन है ना। तो जुंटा के द्वारा वहाँ का जो निर्वाचित सरकार थी उसका तख्ता पलट कर दिया गया और वहाँ की सरकार पर कब्जा जमा लिया जुंटा ने। अब संसद, यहाँ पर लोकतंत्र के लिए कुछ चुनौतियाँ भी हैं म्यांमार की अगर बात करें। देखिए, पहली चीज़ तो यही है कि वर्तमान में सैन्य शासन वहाँ लागू हो चुका है जुंटा का। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए जब लोकतंत्र था भी म्यांमार में, तो संसद और राज्य विधानसभाओं में 25% सीटें सेनाओं के लिए आरक्षित है, ऐसा प्रावधान है। रक्षा, गृह, सीमा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय सेना के नियंत्रण में रहते हैं। तो ये थी ये म्यांमार की बात। अगर हम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ये 3 राज्यों की सीमाएं म्यांमार से मिलती हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही यहाँ हम एक जनसांख्यिकी मुद्दा भी देख लेते हैं कि मिजोरम में जहाँ 87% 87% क्रिश्चियन लोग हैं, वहीं मणिपुर में 45% और नागालैंड में 80% ईसाई लोग हैं। चलिए अब देखिए, जो हमने ऊपर देखा था कि जो म्यांमार का रखाइन प्रांत है, वहाँ से क्या है कि वहाँ एक मुस्लिम समुदाय है जिसे रोहिंग्या के नाम से जाना जाता है। और रोहिंग्या संकट जो है, क्योंकि रोहिंग्या का जो वहाँ की सेना है और वहाँ का जो बहुसंख्यक समुदाय है, बौद्ध समुदाय, उससे क्या है, संघर्ष चलता रहता है। तो इससे एक रोहिंग्या संकट उत्पन्न होता है और उससे भारत में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, रोहिंग्या लोग क्या है कि भारत में शरणार्थी के तौर पर अवैध प्रवासन के साथ रहते हैं। रोहिंग्या की अगर हम बात करें, म्यांमार के अराकान प्रांत में ये मुस्लिम समुदाय है जिसका बहुसंख्यक बौद्ध समुदाय से ऐतिहासिक संघर्ष रहा है। और रोहिंग्या जो है, ये 1824 का आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था, उसके बाद से अराकान क्षेत्र में बसे थे। तो वर्तमान में जो संघर्ष है रोहिंग्या लोगों का बहुसंख्यक बौद्ध समुदाय से, उसके कारण बहुत से रोहिंग्या लोग भारत में अवैध प्रवास करते हैं। अब भारत का ये मानना है कि जो रोहिंग्या संकट है, अर्थात रोहिंग्या लोगों का बौद्ध समुदाय के साथ जो ऐतिहासिक संघर्ष है, वो म्यांमार का आंतरिक मामला है। लेकिन भारत में इसका प्रभाव ऐसे भी देखा जा रहा है कि एक तरफ तो ये लोग
अवैध प्रवासी के रूप में जहां भारत में रहते हैं, वहीं भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि 2023 में जो बिहार के गया के महाबोधि मंदिर पर आतंकी हमला किया गया था, उसकी जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात NIA द्वारा ये पाया गया कि इस हमले के जो तार हैं वो रोहिंग्या आतंकी समुदाय से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान द्वारा भी रोहिंग्या समुदाय का प्रयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया जाता है। अराकान क्षेत्र अगर मान लीजिए स्थिर होता है तो इससे भारत के आर्थिक हित प्रभावित होते हैं, क्योंकि इसी अराकान क्षेत्र में सितवे पत्तन में भारत ने बड़ा निवेश किया है और ये सितवे बंदरगाह उत्तर पूर्व तक भारत की पहुंच मजबूत करने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः सितवे पत्तन जो कि अराकान क्षेत्र में है, उसका आर्थिक महत्व होने के साथ साथ सामरिक महत्व भी है। अब देखिए भारत के लिए कूटनीतिक संकट का मामला है, क्योंकि रोहिंग्या लोगों की पहचान करना, उन्हें वापस भेजना वापस से म्यांमार में, ये एक कूटनीतिक चुनौती है। दूसरी चीज, रोहिंग्या लोगों के कारण ही भारत म्यांमार के साथ कहीं ना कहीं अपनी एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाने में बाधा का सामना कर रहा है। वर्तमान में म्यांमार में भीषण गृह युद्ध चल रहा है और जैसा कि हमने ऊपर खबरों में देखा कि बीते दिनों भारतीय विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर और म्यांमार के उप प्रधानमंत्री थू यान शुए नई दिल्ली में इन दोनों ने गंभीर चर्चा करी थी। किस चीज़ को लेकर कि जो सीमा पर हिंसा बढ़ रही है उससे भारतीय हित किस प्रकार नकारात्मक रूप में प्रभावित हो रहे हैं, उस चीज़ को लेकर इन दोनों के बीच में चर्चा हुई थी। अब देखिए, अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ का जो नया व्यावसायिक समुद्री और सड़क मार्ग है वो विद्रोहियों की गतिविधियों से प्रभावित हो रहा है। यहाँ हिंसा इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि सितवे का जो काउंसलेट है भारत का, वो भारत को बंद करना पड़ा। यहाँ शरणार्थी भागकर मिजोरम में आकर बस रहे हैं और मिजोरम के लोग भी इससे अपनी सांस्कृतिक जो स्थिरता है उसको लेकर कहीं ना कहीं आशंकित है। विद्रोही द्वारा चीन को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए जा रहे हैं। अगर मान लीजिए विद्रोही फिर से म्यांमार की सत्ता पर कब्जा जमा लेते हैं तो इससे चीन का प्रभाव म्यांमार में बढ़ जाएगा और हिंद महासागर में चीन का प्रवेश बहुत अधिक सुगम हो जाएगा और साथ ही मलक्का जल संधि की बाधा का विकल्प भी चीन के पास होगा और चीन को म्यांमार के रूप में क्या होगा, पाकिस्तान जैसा भागीदार देश मिल जाएगा। यहाँ पे हम एक द्वीप की बात करना चाहेंगे, सेंट मार्टिन द्वीप। देखिए, पहली बात तो ये चर्चा में है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में चर्चा में रहा सेंट मार्टिन द्वीप कहाँ है, तो ये बांग्लादेश में है। इस सेंट मार्टिन द्वीप के द्वारा बड़े इलाके की निगरानी संभव है बंगाल की खाड़ी में। तो अगर हम ये चाहते हैं कि रोहिंग्या संकट का समाधान किया जाए, अगर ये चाहते हैं कि चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है और आक्रामक नीति है बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत, उस पर निगरानी की जाए, तो यहाँ भारत को बांग्लादेश की सहायता की भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम भारत की बात करें तो आप जैसा कि जानते हैं, मणिपुर जिसकी सीमा भारत म्यांमार से लगती है, उसके अंतर्गत मैतेई और कुकी जनजातियों के बीच में संघर्ष देखा जा रहा है। यह कुकी जनजाति जो है, ये चिन जाति जो है म्यांमार की, उसकी एक उपशाखा है और चिन जाति म्यांमार के चिन प्रांत में है, जहां 85% ईसाई पाए जा रहे हैं और यह जो चिन प्रांत है ये मिजोरम एवं मणिपुर से सीमा साझा करता है। देखिए, भारत के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, सितवे कलादान परियोजना, अगर मान लीजिए भारत और म्यांमार को लेके कोई भी प्रश्न बनता है या पूर्वोत्तर को लेके कोई भी प्रश्न बनता है तो सितवे कलादान परियोजना को मेंशन आप अवश्य कीजिए, वहाँ उल्लेख अवश्य कीजिएगा सितवे कलादान परियोजना का, क्योंकि भारत क्या कर रहा है, सितवे कलादान परियोजना के माध्यम से म्यांमार का सहयोग लेकर पूर्वोत्तर में जो उसकी पहुंच है उसको सुनिश्चित करने के वैकल्पिक मार्ग ढूंढ रहा है।
यहाँ पर एक IMT कॉरिडोर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड का उप क्षेत्रीय कॉरिडोर है, जिसके माध्यम से आर्थिक हितों को तीनों देश साध सकते हैं। अब बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं श्रीमती शेख हसीना, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय लॉबी है वो पूर्वोत्तर भारत के जो ईसाई बहुल प्रांत हैं, जैसा कि हमने ऊपर देखा, और बांग्लादेश और म्यांमार के जो ईसाई बहुल इलाके हैं उनको मिलाकर एक ईसाई देश बनाने का विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे में जो भारत की पूर्वोत्तर के प्रति चिंताएं हैं, उसके लिए भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है। अभी देखिए, सितवे कलादान परियोजना को अगर हम देखते हैं तो देखिए, भारत का जो कोलकाता है, इससे नदी के माध्यम से, हुगली नदी के माध्यम से समुद्र तक आया जाएगा। फिर समुद्र में बंगाल की खाड़ी में सितवे बंदरगाह तक पहुंचा जाएगा, जो कि म्यांमार में है। सितवे बंदरगाह से लेके पलेटवा, ये यहाँ तक कलादान नदी है, इसके माध्यम से पहुंचा जाएगा। और पलेटवा जो स्थान है म्यांमार का, उसके बाद सड़क के मार्ग से भारत के पूर्वोत्तर प्रांत में पहुंचा जा सकता है। आपको याद होगा, जब भारत बांग्लादेश संबंधों को हमने डिस्कस किया था, तो हमने यहाँ पर चिकन नेक की अवधारणा देखी थी कि भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने के लिए यहाँ पर एक जो बाधा है वो क्या है, वो सबसे बड़ी बाधा आती है ये संकरा रास्ता। ये जो संकरा रास्ता है, तो भारत की ये कोशिश है कि वो चाहे तो बांग्लादेश के माध्यम से यहाँ पहुँच सुनिश्चित करे पूर्वोत्तर भारत में, और कलादान परियोजना जो भी है उसके माध्यम से भी भारत एक वैकल्पिक रास्ता ढूंढ रहा है, ताकि पूर्वोत्तर तक पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। तो भारत म्यांमार संबंधों की बात हो अथवा पूर्वोत्तर के संबंध में कोई भी प्रश्न आए, तो आप कलादान परियोजना का उल्लेख अवश्य करें। अभी हम बात कर लेते हैं IMT अर्थात इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे की। तो ये न्यू दिल्ली से लेके, आप देख सकते हैं, न्यू दिल्ली से होकर म्यांमार और उसके बाद फिर थाईलैंड के बैंकॉक तक जाता है। तो इससे भारत, म्यांमार और थाईलैंड के आर्थिक हित अच्छी तरह से साधे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर म्यांमार की बात की जाए, तो पहली चीज़ जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहाँ तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए बहुत बड़ा योगदान म्यांमार का हो सकता है। पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहाँ पर उग्रवादी संगठनों का प्रतिकार करने में भी म्यांमार का बड़ा योगदान हो सकता है। साथ ही जो चीन का प्रभाव है उसको कहीं ना कहीं सुनिश्चित किया जाए, और रोहिंग्या संकट को कूटनीतिक माध्यम से म्यांमार के साथ वार्तालाप करके सुलझाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन। आपको हमारी प्रेजेंटेशन कैसी लगी, जल्दी अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। एक नए टॉपिक के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।